जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अपने चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 में जो फर्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने होंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिल चुके हैं। फिर अब आरओसी अपना काम आगे कंटिन्यू करेगी। अब वो अपना काम क्या कंटिन्यू करेगी, कैसे वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर देगी और उसको ट्रू डिक्लेयर कर देगी। कोई अगर गलती है तो हमें एडवाइस करेगी, कैसे उसको करेक्ट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आरओसी वाला पार्ट। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फाइल्ड। ये जो फाइल्ड है ना, जैसे कोई बोलता है मैं रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ये वही वाला फाइल है। तो information filed under subsection 1 shall registrar all the documents and information referred to in that subsection in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form। ये prescribed क्या होता है? prescribed मतलब जो लॉ में जो प्रोसीजर बताया गया है, लॉ में जो फॉर्म बताया गया उसको फॉलो करते हुए, है ना। prescribed का मतलब लॉ में बताई गई हुई बातें। टू द इफेक्ट दैट प्रपोजल कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब ये रजिस्ट्रार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेगी, सारे डॉक्यूमेंट सारे इन्फॉर्मेशन को पता लगा लेगी, उसका चेक कर लेगी सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगी। जो भी लॉ में फॉर्म डिक्लेयर किया गया भाई इस फॉर्म में हम आपको दे देंगे। जैसे आपका आधार कार्ड आया तो आधार कार्ड का एक फॉर्मेट है ना, वो डिफाइन किया गया है UIDAI की वेबसाइट पे जाके, है ना। या लॉ ने डिसाइड कर दिया भाई इस तरीके का आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड का एक सेपरेट फॉर्मेट है। ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म डिफाइंड है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड है जो लॉ में बताया गया है, ठीक है, वो आपको इशू कर देगी। फिर आगे चलते हैं। थर्ड, ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी बातें हैं वो क्या है, डेट। डेट मेंशन होगा। इज इशूड अंडर सबसेक्शन 2 द रजिस्ट्रार शैल अलॉट टू द कंपनी ए बॉडी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। रजिस्ट्रार क्या दे देगी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर which shall be distinct entity for the company and which shall also be included in the certificate। ये सभी कंपनियों के लिए अलग अलग होता है। सिन नंबर और जैसे GST का एक GST नंबर होता है, पैन का एक पैन नंबर होता है, आधार का आधार नंबर होता है, ऐसे ही कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं सिन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, है ना। तो सिन नंबर होता है वो सबका अलग होगा, जैसे आधार कार्ड सबका अलग होता है ऐसे कंपनी का भी अलग होगा। 4. The company shall maintain and preserve as its registered office copies of all documents and information as originally filed under subsection 1 till its dissolution under the act। जब तक कंपनी रहेगी, डिजोल्यूशन तक जितने भी ओरिजिनल पेपर है कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे ओरिजिनल कॉपीज रखेगी। वही बातें यहाँ पे दी गई है। 5. If any person furnishes any false or incorrect particular of any information, suppress। कोई व्यक्ति अगर गलत इन्फॉर्मेशन देती है, गलत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है, सप्रेस, सप्रेसेस मतलब क्या होता है, छुपाना, हाइड करना, है ना, छुपाना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सप्रेस करता है, दबा रहा है, एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी बात है जो बतानी चाहिए थी बट वो दबा रहा है, ऑफ विच इज अवेयर, जिसके बारे में उसको पता है, एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। तो ऐसे बंदे को जिसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आरओसी को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो गलत है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो छुपानी नहीं चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, तो ऐसे बंदे को पकड़ लेंगे और अंडर सेक्शन 447 में उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। नाउ 6, विदाउट प्रेजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5। ये विदाउट प्रेजुडाइस वर्ड क्या है सर, ये विदाउट प्रेजुडाइस मतलब होता है कि जो प्रोविजन है, जो अदर सेक्शन में जो कोई प्रोविजन है ना, अदर सेक्शन के जो प्रोविजन है उसको हम काट नहीं रहे, उसको हम ख़त्म नहीं कर रहे, उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये विदाउट प्रेजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन। दोस्तों ये लॉ पढ़ने का एक तरीका है कि सब सेक्शन 5 में जो भी बातें बताई गई हैं हम उसको काट नहीं रहे, विदाउट प्रेजुडाइस वो रहेंगी। At any time after the incorporation of the company, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation, or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporation of such company, or by any fraudulent action, the promoters, the person named as the first director of the company, and the person making declaration
अंडर क्लॉज बी सब सेक्शन 1 शैल ईच बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। मतलब ये कि सेक्शन 5 में जो बातें लिखी गई हैं गलत इन्फॉर्मेशन देने पे तो सज़ा होगी, लेकिन छठे पॉइंट बोल रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर प्रूफ हो गया कि जो फर्स्ट ये गलत इन्फॉर्मेशन दे के रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मेमोरेंडम में जो भी फर्स्ट डायरेक्टर डिक्लेयर हुए थे ना, उन सारे डायरेक्टर को पकड़ लेंगे और उन सारे डायरेक्टर को बोलेंगे तूने फ्रॉडुलेंट किया है, तूने इन्फॉर्मेशन छुपाई है हमसे, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो अब तुझे हम पकड़ लेंगे, तुझे सज़ा मिलेगी अंडर सेक्शन 447। आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी आपको सेक्शन ना हो ना याद, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर या एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ। आपको सजा दी जाएगी प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं बता चुका हूँ पहले भी, सिन होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सभी कंपनीज के लिए अलग अलग होता है। इसका कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, किसी कंपनी का अगर हमें सिन चेक करना है तो कैसे होगा। तो हम दोस्तों जाएंगे MCA की साइट पे, MCA 21 पे जाते हैं, ये है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ चले जाते हैं। किसी भी कंपनी का आप देखना चाहते हो तो देख लेते हैं। देखो डाटा एंड रिपोर्ट कंपनी एंड LLP इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड ऑन ओनरशिप कंपनीज अंडर अलर्ट फाइल्ड। कहाँ से हम चेक करते हैं, एक सेकेंड, स्किप टू मेन कंटेंट। सर्वर में एरर आ रहा है दोस्तों, योर रिक्वेस्ट को नॉट बी प्रोवाइडेड हैज बीन इंटरनल एप्लीकेशन एरर। साइट को मास्टर डाटा देख लेते हैं, MCA की साइट पे मास्टर डाटा एप्लीकेशन है या नहीं। व्यू कंपनी और LLP मास्टर डाटा, यहाँ देखते हैं, अब आ गया ना कंपनी या LLP नेम। आपको कोई भी कंपनी का नाम अगर है याद तो बताओ आप, जैसे हम खुद ही सर्च कर लेते हैं टाटा पावर, तो टाटा पावर लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो देख लेते हैं। अब देखो टाटा पावर से कितनी सारी कंपनी है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर जमशेदपुर, और इन सब की कंपनी आईडी। ये कंपनी आईडी तो सिन है, लेकिन सर मुझे दिखाओ सिन कहाँ लिखा होता है। तो सबसे पहले इसी पे क्लिक करते हैं, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, अपने आप ही उसका कंपनी का सिन यहाँ पे हो गया, आ गया, हमें तो नाम ही पता था बस। अब ये जो कैरेक्टर है ये लिख देते हैं SAIKING, सबमिट करते हैं। अब देखो सबसे पहले जो इसका मास्टर डाटा खुल के आया है ये सिन ही है, कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको। तो सिन नंबर ये रहा, इस कंपनी का सिन ये है, कंपनी नेम ये है, ROC कोड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन सा है, दिल्ली का है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है इसका। कंपनी कैटेगरी देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, यहाँ पे है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वो चीज़ें लॉ में लिखी गई हैं, वही प्रैक्टिकली काम भी हो रहा है। और फिर देखो कंपनी सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के राइट नहीं है 50% या उससे ज़्यादा। ठीक है सर। क्लास ऑफ कंपनी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ऑथराइज कैपिटल है 17 करोड़, पता नहीं 175 करोड़ है, जो भी है। अब देखिए मैंने आपको एक बार डिफरेंस बताया था कि ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में अंतर यही है कि सर पेड अप कैपिटल जितने के शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए, जितने के शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए वो है पेड अप कैपिटल। तो देखो ऑथराइज कैपिटल 175 करोड़ और पेड अप कैपिटल इसका कितना है 105 करोड़। तो पेड अप कैपिटल का मोर देन 50% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, इसमें नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के पास। ठीक है। अब और देख लेते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट लिखा होता है सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ना, तो ये देखो 4 जुलाई 2001 की कंपनी है। रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा होता है, ईमेल आईडी है ना। वेदर लिस्टेड और नॉट, अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनी वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराती है, इसके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, इसकी नहीं होती।
अनलिस्टेड है ये। लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई है? 21 जून 2021 में। बैलेंस शीट कब हुई है? 31 मार्च 2021 की। कंपनी का स्टेटस क्या है? एक्टिव है। देख लो सर, सारी चीज़ें हैं आपके सामने। डायरेक्टर्स की भी डिटेल दी गई है। अभी मैंने बताया था ना कि डायरेक्टर्स का डिन होता है, ये देखो डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन सब के डिन ये रहे। और ये सारे डायरेक्टर्स हैं, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं। अब इसी को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये मैंने आपको दिखाया, जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। कुछ और भी प्रैक्टिकली देखना है तो मैं आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो सर अब समझ में आ गया, अब आगे पढ़ाओ। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हेन द ऑल इम्पोर्टेंट और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए हैं रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रार अपने आप को पहले सेटिस्फाई कर लेगा और वो देखेगा कि सारी की सारी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब जो कानून की जो रिक्वायरमेंट है, स्टैच्यूटरी मतलब कानून, रिगार्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, कि आपने सारी की सारी कंप्लाई कर ली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है विद कंप्लायंस टू द स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, देन he registers the memorandum and article of association and all other important documents filed with him and issue a certificate। तो फिर वो सारे के सारे पेपर जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल है और डॉक्यूमेंट आपने दिए वो सारे रजिस्टर कर लेगा और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगा। ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लीगल डॉक्यूमेंट। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लाइसेंस है रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और कॉर्पोरेशन। कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन के लिए वो लाइसेंस है। It is a kind of license to form a corporation and it is issued by registrar of company in accordance to the state government। वो जिस स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ऑफिस है, उसके हिसाब से ये इशू कर देते हैं। अब देखते हैं कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंक्लूसिवनेस कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर माना जाएगा, या कंक्लूड कर देंगे कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया तो क्या सब कुछ ठीक है। देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिवन बाय द रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसोसिएशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस that all the requirement of this act have been compiled with in respect of registration and matters precedent or incident thereto, and that the association of companies authorized to be registered and duly registered under this act। certificate of incorporation एक evidence है, एक proof है कि भाई इसने तो सारे के सारे लॉ को मान लिया है, कंप्लाई कर लिया, तभी तो इसको रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी जा रही है। ठीक है ना। तो इसको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है इस एक्ट में, इस चीज़ का एक ये प्रूफ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका लोग अपनी कंपनी बनाते हैं, किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं, अब जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता तब तक आपके पास कुछ भी नहीं। या फिर आप ही किसी को सर्विस देते हैं तो सामने वाले बंदे को जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ला के नहीं दो, ले भैया तेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तेरी कंपनी ओपन हो गई है, ये रहा इसका वैलिड प्रूफ। अब मैंने तो आपको ऑनलाइन भी दिखा दी है, ऑनलाइन भी जाके वो बंदा चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। नाउ आपको इसमें 3 केसेस है, बट आप उसको छोड़ो, केसेस पे इतना ध्यान नहीं देना। अब देख लेते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन हेल्ड टू बी कंक्लूसिव ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट पे ये एविडेंस का काम करेगा? नाउ फर्स्ट वन, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंट देयर हैड टू बी कंप्लाइड विद। जो भी रिक्वायरमेंट है एक्ट की, पहले की बाद की सारी पूरी हो गई है। ठीक है जी, ये एक प्रूफ है अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो। दैट द एसोसिएशन इज अ कंपनी ऑथोराइज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड हैव बीन ड्यूली, और जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है इस एक्ट में, या उसके पास राइट है इस एक्ट में काम करने का। थर्ड, दैट द डेट बॉर्न बाय द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कंपनी, द डेट ऑन विच द कंपनी कम्स इनटू। अगर कोई कंपनी का डेट ऑफ बर्थ पूछे तो रजिस्ट्रेशन में जो डेट है ना वही कंपनी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये सब एविडेंस का काम करती है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ ए कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद बाई फर्निशिंग एनी फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन बाई सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट or information in any of the documents and declaration filed or made by incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal क्या है दोस्तों? ट्रिब्यूनल एक छोटा सा कोर्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे हर एक एक्ट में एक ट्रिब्यूनल होता है, कोर्ट का ही एक छोटा रूप है। सर यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, गलत चीज़ें दे दी, गलत डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपने नहीं बताई, छुपा लिया, ऐसे केस में फ्रॉडुलेंट मतलब गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो आपको
पहले वहाँ के ट्रिब्यूनल में बुलाया जाएगा। ऑन एप्लीकेशन में टू इट वन वीक सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट। आपको वहाँ के ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना, मतलब ROC फाइल कर देगी आपके अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगी, वारंट इशू कर देगी। पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट, रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर्स। मेंबर जो होंगे उसको बता देगी, क्रेडिटर्स को बता देंगे, मेमोरेंडम खत्म कर देंगे, आर्टिकल में चेंजेस कर देंगे। डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, और जो बता भी देगी कि जो लाइबिलिटी जितने भी मेंबर है ना इस कंपनी को बनाने में, सबकी लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। कंपनी तो बना ही रहे हैं अपनी लाइबिलिटी को लिमिट बनाने के लिए, लेकिन गलत तरीके से बना लिया ना, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सी, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जो ROC है, जो ROC जिस रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम नोट किया है उसने, वहाँ से हटा देगी नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। डी, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द, वो एक ऑर्डर पास कर देगी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगी, भाई बंद करो इसकी कंपनी को, वाइंडिंग अप करो। पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। भाई ट्रिब्यूनल जब भी ऐसे कुछ ऑर्डर बनाएगी या देगी, उससे पहले कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देगी अपनी बात रखने की। द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक सफिशिएंट आपको मौका दिया जाएगा, भाई अपने बारे में एक्सप्लेन करो, ऐसा आपने क्यों किया, बिंग हर्ड, सुनाने का मौका दिया जाएगा। In the matter, the tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, including the obligation, if any, contracted or payment of any liability। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगी कि भैया कोई लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर तो पे कर, पहले सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने सारा का सारा पढ़ा कि ROC कैसे रजिस्ट्रेशन दे देती है, अगर गलत होता है तो कैसे ट्रिब्यूनल काम करती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे, ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स से लिंक है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।